इन 3 कारकों को सबसे ज्यादा जानना है और सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं पे आते हैं। अंतिम कारक लिख लेना है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है, आयु व परिपक्वता। इसको थोड़ा समझना है क्योंकि ये अलग से टॉपिक भी है आपका। परिपक्वता, मेच्योरिटी, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आयु व परिपक्वता व्यक्तिगत कारक है। ये नॉर्मल पर्सन रेट में एक बार आया हुआ, उसके बाद रेट में 2 बार ये प्रश्न आ गया, ग्रेड फर्स्ट में 3 बार ये प्रश्न आ गया, ग्रेड सेकंड में 1 बार ये प्रश्न आ गया। मतलब परिपक्वता पे बहुत प्रश्न पूछे गए। तो परिपक्वता को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मेच्योरिटी है क्या। ये अलग से सिलेबस में लिखा हुआ भी है, तो इसको थोड़ा जानना पड़ेगा कि मेच्योरिटी किसको बोलते हैं। देखो मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था गेसेल ने। किसने दिया था? गेसेल। परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब आधार है, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन को अधिगम की श्रेणी में हम शामिल नहीं करते हैं। प्रश्न बहुत बार आया हुआ, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तरफ तो आप ये कहते हो कि अधिगम के लिए आधार है मेच्योरिटी, जरूरी है अधिगम के लिए, और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि परिपक्वता से जो परिवर्तन होंगे वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? हाँ, इससे जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, इसलिए अपन अधिगम की श्रेणी में इसको शामिल नहीं करते हैं। समझ में आ रही है जो मैं बात करना चाह रहा हूं? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि परिपक्वता है क्या। आप देखो परिपक्वता में 2% तो ये आ गए इस बार 2023 सेकंड ग्रेड में कि परिपक्वता की विशेषता नहीं है। जो परिपक्वता होती क्या है? परिपक्वता एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, स्वतः चालित प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आंतरिक प्रक्रिया ऑटोमेटिकली चलती है। जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ, अभिवृद्धि, जो विकास टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, वो जब अपने चरम लेवल पे पहुंचती है, पूर्ण लेवल पे पहुंचती है अभिवृद्धि, ठीक है ना, तो इस अभिवृद्धि की जो पूर्णता है ना, वो शब्द क्या कहलाता है? मेच्योरिटी। ग्रेड फर्स्ट में आया था, अभिवृद्धि की पूर्णता क्या कहलाती है? ये परिपक्वता है। जब ग्रोथ अपने चरम लेवल पे पहुंच जाती है, जैसे अभी आप लोगों की अभिवृद्धि हो चुकी है, तो आप मेच्योरिटी के लेवल पे हो। अब मैं आपको कोई भी चीज सिखा सकता हूं, लेकिन मैं 6 महीने के बच्चे को ये कहूं कि तुम्हें दर्शन शास्त्र का आज सुकरात पढ़ाता हूं, क्या वो समझ लेगा? नहीं समझेगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? मेच्योरिटी नहीं है। तो परिपक्वता जरूरी है, तब लर्निंग होगा। बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं हो सकता, लेकिन परिपक्वता की वजह से ही होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में भी शामिल नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा सा परिपक्वता को पूरा लिखा रहा हूं, लिखो आप। परिपक्वता वैसे प्रभावित करेगा, बट इसके बारे में चीजें क्या क्या आ सकती हैं वो सब लिखा रहा हूं। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया? गेशेल ने। लिख लो। परिपक्वता का संप्रत्यय किसने दिया था? गेशेल द्वारा दिया गया। परिपक्वता का संप्रत्यय किसने दिया है? गेशेल। इसने एक परिभाषा दी थी, वो लिखो तो लिख लो, याद हो नहीं हो तो रहने देना, इतना जरूरी नहीं है कि आप हर चीज याद करें। जीवन चक्र में लाइफ सर्किल में, जीवन चक्र में जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को, जीवन चक्र में जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को, जीवन चक्र में जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहा जाता है। जीवन चक्र में जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को क्या कहा जाता है? परिपक्वता। जीवन चक्र में जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को क्या कहा जाता है? परिपक्वता। कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ये तो साधारण परिभाषा, याद हो तो कर लेना, वरना छोड़ दे। मतलब जीवाणु का समूचा प्रभाव मतलब वंशानुक्रम का प्रभाव। तो वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है ये। तो ग्रोथ जो होती है वो पूरी वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, ठीक है। अब 2-3 कॉमन विशेषता लिखना जो एग्जाम में आए हैं। परिपक्वता क्या है? लिखो परिपक्वता एक स्वतः चालित, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, स्वतः चालित, स्वाभाविक
आंतरिक, स्वतः चालित, स्वाभाविक, आंतरिक, आंतरिक वह शारीरिक प्रक्रिया है, आंतरिक व शारीरिक प्रक्रिया है जो अधिगम का आधार है। जो क्या है अधिगम का आधार? कौन? परिपक्वता। इसमें 4 प्रश्न आए हुए हैं 4 शब्दों में से। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये स्वाभाविक है, आंतरिक है, और इसको अधिगम का क्या माना गया है? आधार। और एक ये वर्ड भी लिख लेना, अभिवृद्धि की जो पूर्णता है ना, ग्रोथ या अभिवृद्धि की जो पूर्णता शब्द यूज किया जाता है ना, वो वृद्धि की पूर्णता जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वृद्धि की पूर्णता, अभिवृद्धि की पूर्णता किस लिए की जाती है? परिपक्वता है। नोट डाल के लिख लेना इसको भी। अभिवृद्धि की पूर्णता की अवस्था परिपक्वता कहलाती है। अभिवृद्धि की पूर्णता की अवस्था क्या कहलाती है? परिपक्वता। अभिवृद्धि की पूर्णता की अवस्था क्या कहलाती है? परिपक्वता। क्या कहलाती है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है? ये तीनों चारों विशेषताएं माइंड में रखना है, सब एग्जाम में आई हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस करवा रहा हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक तरफ आप लिखना परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या होती है, परिपक्वता, और एक तरफ लिखना लर्निंग, जिससे जो भी प्रश्न आएगा कैसा भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। अब परिपक्वता और अधिगम में डिफरेंस क्या होता है? भाई हम परिपक्वता को आधार मानते हैं, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? उसका रीजन है कि ये दोनों प्रोसेस वैसे डिफरेंस है दोनों में। क्या अंतर लग रहा है आपको? क्या क्या अंतर हो सकता है इनमें? परिपक्वता जन्मजात है या अर्जित है? जन्मजात। अधिगम जन्मजात अर्जित हो गया, दोनों हो सकता है? अधिगम अर्जित होगा। अच्छा, और परिपक्वता कहां तक चलेगी? जीवन पर्यंत चलेगी। तो निश्चित समय, कहां तक? किशोर अवस्था तक चलती है ग्रोथ, अभिवृद्धि आपकी, और परिपक्वता भी किशोर अवस्था तक चलेगी। विकास अधिगम जो होता है वो क्या चलता है? लाइफ टाइम। अभिवृद्धि फिजिकल प्रोसेस है, और लर्निंग कौन सा प्रोसेस है? साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है वो। ठीक है, मानसिक प्रोसेस है। अभिवृद्धि जो है वो, परिपक्वता जो है आपकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक चलती है। जबकि लर्निंग के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि मुझे सीखना कैसे है, तो नियोजित प्रक्रिया है। परिपक्वता के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन लर्निंग विदाउट मोटिवेशन और विदाउट प्रैक्टिस तो होता ही नहीं है। तो ये जो 5 मेजर डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। तो लिखो परिपक्वता से पहला बिंदु, यह जन्मजात व वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है। 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 कौन? परिपक्वता। और अधिगमन से क्या लिख लोगे? वातावरण, ये नहीं, अर्जित व वातावरण आधारित प्रक्रिया। अर्जित व वातावरण आधारित प्रक्रिया। अर्जित व वातावरण आधारित प्रक्रिया कौन है? अधिगम। नंबर 2, परिपक्वता के नीचे लिखो आप, यह निर्धारित समय यानी किशोर अवस्था तक चलती। यह निर्धारित समय यानी किशोर अवस्था तक चलती। और अधिगम में क्या लिख लोगे? ये जीवन पर्यंत
कभी रुकेगा ही नहीं। ये जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता है। नंबर 3, अधिगम परिवर्तन से लिख लो, यह स्वतः चालित प्रक्रिया, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कौन सी प्रक्रिया है ये? ऑटोमेटिक, स्वतः चालित है। यह स्वतः चालित प्रक्रिया है। जबकि इसमें क्या लिखोगे? ये नियोजित, प्लानिंग प्रक्रिया, प्लान के साथ चलते, नियोजित है वो। अधिगम हमेशा नियोजित होता है, प्लान्ड होता है। परिपक्वता के नीचे लिखना, अभ्यास और अभिप्रेरणा की आवश्यकता नहीं। ना अभ्यास जरूरी है और ना ही क्या जरूरी है, अभिप्रेरणा। दोनों ही नहीं चाहिए, ना अभ्यास चाहिए और ना ही अभिप्रेरणा चाहिए। किसमें? परिपक्वता में। जबकि इसमें क्या चाहिए? अधिगम में अभ्यास और अभिप्रेरणा जरूरी है। अभ्यास अभिप्रेरणा जरूरी है, अभ्यास और अभिप्रेरणा जरूरी। अभ्यास और अभिप्रेरणा जरूरी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लर्निंग की। और अंतिम अंतर लिखना, परिपक्वता जो होती है ना, वो एक फिजिकल क्रिया है। कौन सी क्रिया है? शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है। और अधिगम क्या है? मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ये 5 मेजर डिफरेंस हैं, इनको समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था ये। और इससे पूरा मेच्योरिटी रियल में होती क्या है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, परिपक्वता अधिगम का आधार है, कोई डाउट नहीं है। विदाउट मेच्योरिटी लर्निंग नहीं होगा, ये भी तय बात है। बट परिपक्वता और अधिगम दो डिफरेंस अवधारणाएं भी हैं, ये भी हमारे यहाँ क्लियर होता है। तो व्यक्तिगत जो कारक हैं वो स्पेशली यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं, इनको देख लीजिएगा, व्यक्तिगत कारक जो भी लिखा है मैंने। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ, शारीरिक, शारीरिक का मतलब ये हो गया ना, ग्रोथ वगैरह ये सब चीजें आती हैं इसमें। अभिवृद्धि कौन सी है? शारीरिक प्रक्रिया, तो फिजिकली दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, तो आपकी लंबाई चौड़ाई ये सब मेच्योरिटी का पार्ट है। तो इसमें साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, केवल फिजिकल एक्टिविटी है। अपन कई बार बोलते हैं कि टाबर होशियार होगो, ठीक है ना, तो होशियार को मतलब परिपक्वता है। परिपक्वता मतलब है फिजिकल जो अपनी क्वालिटीज हैं वो मेच्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। साइकोलॉजिकल और मतलब कॉग्निटिव स्किल्स इसमें नहीं आती हैं। तो ग्रोथ और परिपक्वता दोनों समान अर्थ के शब्द हैं। और बताओ, हो गए व्यक्तिगत कारक? और कोई डाउट किसी को? हेडलाइन डालो व्यक्तिगत कारक के बाद। एक इसमें ये भी लिख लेना, जीवन उद्देश्य होता है ना, जीवन उद्देश्य वो भी व्यक्तिगत कारक होता है, लिख लेना। जीवन उद्देश्य भी व्यक्तिगत कारक होता है। लाइफ के जो आपके गोल होते हैं ना, आपने बना लिए कि सर मुझे ये बनना है, मुझे वहां जाना है, वो चीजें करनी है, तो जीवन उद्देश्य भी व्यक्तिगत कारक होता है। जीवन उद्देश्य भी क्या होता है? व्यक्तिगत कारक। जीवन उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत कारक होता है। देख लेना। 2 नंबर पे आते हैं टीचर रिलेवेंट कारक, गुरुजी से संबंधित कारक। गुरुजी प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? करते हैं क्या? टीचर भी लर्निंग को प्रभावित करता है सर। कैसे करता है? गुरुजी में क्या चाहिए, क्या चीज सबसे अधिक प्रभावित करेगी? गुरुजी स्मार्ट होते हैं तो अधिगम प्रभावित होता है, अच्छा होता है कि खराब होता है? क्यों, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम भाई? खराब, इनको बहुत प्रॉब्लम है। टीचर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, बताओ। टीचर स्मार्ट होगा तो अच्छा होगा लर्निंग। बेवकूफ लोगों, तुम्हें समझ में कैसे नहीं आती चीजें? क्यों नहीं होगा बताओ?
उस टीचर का कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहेगा। मनोविज्ञान आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है व्यक्तित्व का जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं योगदान नहीं देता हो। प्रभावित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी प्रभावित करेगा, बट सबसे ज्यादा प्रभावित जो करता है ना वो टीचर का, वो है प्रेजेंटेशन। यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो आपको करना है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। नॉलेज बहुत सारे लोगों को होता है, दुनिया भर का नॉलेज है, भरे पड़े हैं लोग ज्ञान से, लेकिन आप किसी विषय वस्तु को प्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी का प्रेजेंटेशन का मतलब तरीका ऐसा होता है कि वो अपने को अंदर तक टच कर जाता है, तो वो चीज आपको लर्निंग करेगी, वो सीख जाओगे आप। इंफॉर्मेशन तो आप बुक से भी ले सकते हो ना, लेकिन वो पढ़ाने का तरीका उसका प्रभावित करेगा आपको। तो सबसे अधिक प्रभावित करता है पढ़ाने का तरीका। दूसरा पर्सनैलिटी आती है, जो आपने बताया ना, पर्सनैलिटी में फिजिकल भी आता है, इमोशनल भी आता है, वो टीचर कितना इमोशनल है, मेंटल भी आता है उसका, सोशल पार्ट भी आता है उसका, मॉरल पार्ट भी आता है। ये सब पार्ट व्यक्तित्व के पार्ट है। इसलिए व्यक्तित्व में आप ये मान के चलिए कि यदि वो व्यक्तित्व फिजिकली भी वो अच्छा नहीं है तो उसको खुद को बुरा फील आएगा। समझ रहे हो ना आप? उतना नहीं आता है, फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे तो ये हो रखा है, तो ही मुझे ज्यादा अच्छा फील नहीं आ रहा। अच्छा मतलब ये जैसे प्लास्टर तो उतर गया, आप 5-7 दिन की प्रक्रिया और बची है, बट फिर भी मैं, जैसे मेरा ये हाथ ये बंधा हुआ नहीं होता, तो आप मुझे देखते हैं कि मेरे हाथ कैसे ऊपर हाथ तक आते हैं, मैं अलग ही वे में होता हूं। फिर इससे भी मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल फील करता हूं, यार क्या है ये लटका रखा है। इस चीज का भी मेरे प्रभाव पड़ रहा है, देख लो आप। इतना प्रभाव पड़ नहीं रहा है, बट थोड़ा सा पड़ेगा इसका भी। तो पर्सनैलिटी भी आपके लर्निंग को प्रभावित करती है। फिर आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, कहीं को मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, गुरुजन को खुद फ्रस्ट्रेशन चरम पर हो, बम पर, तो वो आपको भी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा आप में, तो उसका मेंटली स्वास्थ्य वो भी प्रभावित करेगा। चौथा, उसका कम्युनिकेशन स्किल, बातें कैसे करता है वो, विचारों कैसे रखता है। पांचवा, उसमें लीडरशिप स्टाइल। यदि उसका लीडरशिप स्टाइल जैसे डेमोक्रेटिक है तो वो टीचर सबको पसंद आएगा, वो टच भी करेगा, लर्निंग भी अच्छा होगा। एक वो मतलब डोमिनेंट है, आपको दबा के रखता है। क्लास में जो कोई टाबर प्रश्न पूछ लियो, कूट के रूंगा मैं, देख लीजिए तुम नहीं, वो डर के साए में बैठे हो आप। यदि लोकतांत्रिक है वो टीचर, उसका नेतृत्व शैली लोकतांत्रिक है, तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आप उसको सीख जाओगे। तो ये सब चीजें प्रभावित करती है। विषय वस्तु का ज्ञान भी प्रभावित करता है, बट मैंने कहा ज्ञान से ज्यादा क्या प्रभावित करेगा, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए टीचर का। बाकी नॉलेज कम भी होगा तो भी आपको इतना, कई होते हैं ना कोचिंगों में टीचर, उनको आता कुछ नहीं है, भूल जाते हैं बेसिक चीजें, लेकिन वह माहौल पूरा बना के रखें। तो सच में जो गेम है वो किस चीज को है, माहौल को ही है। किस चीज का है, माहौल। माहौल मतलब प्रेजेंटेशन उसका। यदि ज्ञान नहीं है तो हो सकता है वो कुछ दिनों बाद में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, नॉलेज नहीं होगा। तो होना चाहिए उसमें टीचर में। तो लिखो आप इसमें पहला बिंदु, शिक्षक का व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी, 1 नंबर पे डाल लो इसमें। शिक्षक संबंधी कारक में शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावित करेगा, पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए गुरु जी की। शिक्षक का व्यक्तित्व है। नंबर 2 पे विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, मतलब आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आरपीसी ग्रेड फेस्ट में आया हुआ प्रश्न आपके, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तीसरा, विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज, विषय वस्तु का ज्ञान,
नॉलेज नहीं होगा तो आत्मविश्वास गिर जाएगा आपका, तो नॉलेज भी आपको होना चाहिए। 4 नंबर पे शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य जानो के थे? मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है आज के टाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज मेंटल हेल्थ होगा। एक चीज ये भी याद रखना, व्यक्तिगत कारकों में मेरे दिमाग से निकल गया था, चिंता जो होती है ना, चिंता, ये अधिगम को प्रभावित करेगी क्या? यस या नो? चिंता से अधिगम कमजोर होता है या बढ़ता है? दो चीजें हैं यहां पे। चिंता का यदि लेवल सामान्य है तब तो अधिगम क्या होगा? बढ़ जाएगा। चिंता बहुत कम है, सामान्य से कम, तो अधिगम क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। चिंता भरपूर भरी पड़ी है धर्म, गुरुजी मेरे नहीं हो तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे तो सब कुछ बर्बाद ही हो जागो, मेरे तो आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा, मेरी सासू मेरो आदि मन तो जीनी को देगा गुरुजी, मैं क्या करूं बताओ, कट्ठे जाऊं। तो यो जो सिचुएशन आ जाए वो चरम लेवल है, ये अधिगम को गिरा देगा। और एकदम ही चिंता नहीं है, जैसे मैं अभी हाथ खड़े कर रहा था, चिंता होनी चाहिए। डर अलग चीज है, चिंता अलग चीज है। चिंता होनी चाहिए कि यार मुझे बनना है सर, मुझे करना है सर। जब मान लीजिए आपका पूरा दिन कई बार ऐसे निकल जाए और आपको कुछ ही फर्क नहीं पड़ा, यार क्यों हो यार, 2 दिन ने पढ़ लेना क्यों जा, 2 दिन लगातार मूवी देख लेना क्यों जा। होना चाहिए कि यार मैं आज पढ़ नहीं पाया, मेरे 5 घंटे खराब हो गए, और आपको नेगेटिव फील आ रहा है, मतलब ये आपके सफलता की ओर ले जाने वाला कारक है। और ते 8 घंटा भी बर्बाद कर दिया, पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और थारा में 1% ही फील को नहीं हो कि आज मैं पूरा दिन यहीं गंवा दियो। तो आप जब पूरा दिन गंवाते हो और आपको दर्द होता है, उस दर्द का होना इस बात का संकेत है कि तुम बहुत जल्दी गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो। ये नोट कर लेना इस चीज को। अब कहते हो गुरुजी दर्द तो हुआ तो है, लेकिन वो दर्द हो की रह जाए, फिर आप अगले दिन फिर भी दर्द न बढ़ाओ खरा, बताओ। तो ये वहां व्यक्तिगत कारकों में नोट डाल के लिख लेना है, मैं भूल गया था। व्यक्तिगत कारकों में लिख लेना चिंता वाला, कि चिंता, एटकिंसन ने बताया था चिंता अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, और उसमें लिख लेना कि सामान्य चिंता अधिगम को बढ़ाती है, अत्यधिक चिंता अधिगम को घटाती है। सामान्य चिंता अधिगम को बढ़ाती है, अत्यधिक चिंता क्या करती है? अधिगम को घटाती। सामान्य चिंता अधिगम को बढ़ा देती है और अत्यधिक चिंता अधिगम को घटा देती है। क्योंकि कई बार तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे इसको नेगेटिव करके आएंगे कि उनके दिमाग में क्या है, चिंता तो चीता के समान है, चिंता तो अच्छी नहीं होती, चिंता से तो अधिगम गिरेगा। नहीं, चिंता का सामान्य लेवल अधिगम के लिए अनुकूल होता है, चिंता का अत्यधिक लेवल जो होता है वो अधिगम के प्रतिकूल होता है। नॉर्मल टेंशन तो रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। लिख लिया? ओके। टीचर में क्या लिखा आपने? लास्ट कारक विषय वस्तु ज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य। फिर लिखो आप कम्युनिकेशन योग्यता, संप्रेषण। बोलता कितना अच्छा है, मतलब कई बार कोई की आवाज हो ना बहुत बढ़िया लगे, यार कितनी बढ़िया आवाज है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, रिस्पॉन्स देने का तरीका, ये सब प्रभावित करता है अपने को। और नेतृत्व शैली, लीडरशिप स्टाइल, ये आया हुआ है नेतृत्व शैली, केवीएस एग्जाम में आया हुआ है लीडरशिप, कि कौन टीचर की कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अधिक प्रभावित करेगी, टीचिंग को अनुकूल कौन सी है। प्रभुत्ववादी होती है, डोमिनेंट। कोचिंगों में टीचर्स को देखना आप, लगभग कोचिंगों में टीचर्स से बीच में, क्लास के बीच में प्रश्न पूछ लेना, बा को जीन निकल जाए, वो दिमाग खराब हो जाओ, वह गुस्सों कर लाग जाओ, अच्छे टीचर नहीं है वो। टीचर कोई बात नहीं यार, आपको नहीं आया तो बता दो यार, मैं देख के बता दूंगा, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। आप यदि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओ ना, तो भी हमें डेमोक्रेटिक ही बना रहना, छा जाओगे बच्चों में, डोमिनेंट नहीं होना यार।
नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसमें क्या है। बट क्लास ऐसी होनी चाहिए इंटरेक्शन युक्त, मजा आना चाहिए आपको, बच्चा ऐसे फील करे यार चीज समझ में नहीं है मैं पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो ना आप, क्या फर्क पड़ता है। तो नेतृत्व शैली जो होती है वो क्या होनी चाहिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली जिस टीचर की होगी वहां अधिगम अच्छा होता है। और जिसकी प्रभुत्ववादी डोमिनेंट टाइप होता है टीचर, वो रोकता है बच्चे को, कहता है नहीं नहीं चुप, बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, तो वो टीचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो मतलब लर्निंग के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इस केवीएस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली अधिगम को बढ़ाती है, ये याद रखना माइंड में वैसा ही। ये टीचर संबंधी कारक हो गए आपके। उसके बाद तीसरा बिंदु है कार्य संबंधी कारक, टास्क फैक्टर। टास्क फैक्टर अधिगम को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे बताएं, यस या नो, कैसे प्रभावित करेंगे, कौन से टास्क का मतलब क्या होता है। एक इजी वे में आप ये समझ लीजिए, टास्क जैसे साइकोलॉजी आपका टास्क है, आप एक नॉर्मल रूप में समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो आपका क्या है, एक प्रकार से टास्क है। अब ये कैसे प्रभावित करेगा, मान लीजिए मनोविज्ञान एक बोरिंग विषय हो तो अधिगम अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब। मनोविज्ञान बहुत कठिन विषय हो तो अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब। मनोविज्ञान की लंबाई बहुत बड़ी हो, सिलेबस बहुत बड़ा हो तो अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब। मनोविज्ञान हमारे जीवन से रिलेवेंट ही नहीं है, अधिगम अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब। समझ में आई बात आपको। यदि विषय की लंबाई बहुत ज्यादा है आप अपने आप परेशान हो जाओगे, और कितो बड़ो होगा साथ मना होगा पढ़ता अभी तो कोरे को नहीं, परेशान हो जाते हो आप, लर्निंग कमजोर कर देता है, ठीक है। यदि आपका किसी विषय के प्रति यह नजरिया बन गया है कि ये बहुत कठिन है, आप किसी चैप्टर के प्रति बना लेना, आप कभी आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट के कोई एक चैप्टर के प्रति बना लेना कि यार सर वो टॉपिक तो बकवास सो है, यदि वो फील आगो ना थारा बकवास सो है तो जी मार लियो चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो टॉपिक याद को नहीं होता रहे। गेम है, आप उसके प्रति यदि रवैया तुम्हारा कठिन का बन गया ना तो वो कठिन ही रहेगा, फिर वो चीज लर्न नहीं होती है। फिर यदि वो आपकी लाइफ से रिलेवेंट नहीं है तो आपके लिए अधिगम कठिन, रोचक नहीं है। अब जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है, इसका लंबाई जो है वो बहुत कम है, यद्यपि मैं ज्यादा डिटेल से पढ़ाता हूं इसलिए टाइम लेता हूं थोड़ा सा। बाकी कई लोग तो 30, 35, 40 घंटे में साइकोलॉजी 50 घंटे लास्ट पढ़ा देते हैं, मैं टाइम लेता हूं। पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, दूसरी बार पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, उसको फील आना चाहिए कि साइकोलॉजी पढ़ी। बाकी इतने में पढ़ा देते हैं लोग, छोटा विषय है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बस समझना है क्योंकि आपकी लाइफ चेंजिंग विषय है, ठीक है। तो लंबाई जहां कम होगी वहां अधिगम क्या होगा, अच्छा। आपको एग्जाम में देखो प्रश्न आए तो वैसे दिमाग में रखना है, ठीक है। नंबर 2 पे कठिनाई, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो मैं तो ये मानता हूं साइकोलॉजी बहुत आसान विषय है, आप लोगों ने निश्चित रूप से बना रखा होगा कि साइकोलॉजी बहुत कठिन विषय है, बट मुझे नहीं लगता ये कठिन है। यदि आप थोड़ा सा अपने ऊपर लेके साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो जाए, मतलब चीजें मैं जैसे बोलूं तो आपके दिमाग में प्रतिबिंब बनना चाहिए, इमेज बनाने लग गए ना तुम, कोई भी मैंने बिंदु बताया, उदाहरण बताया तो उदाहरण की पिक्चर क्रिएट हो रही है दिमाग में। इमेजिनेशन सबसे प्रभावशाली साधन है जिससे मेमोरी बढ़ती है, लर्निंग लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि साइकोलॉजी जितना इजी विषय कोई है ही नहीं, तो कठिन भी नहीं है। तीसरा वर्ड मैंने क्या बोला, रोचकता, इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूं इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई विषय बना ही नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ से रिलेवेंट है, पूरे जीवन से रिलेवेंट है, इंटरेस्टिंग है, हर जगह इंटरेस्टिंग है। चौथा क्या सब बोला था मैंने, समानता। तो समानता मतलब आपके जीवन, आपने जो चीजें की वही तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपको लगभग चीजें लगेंगी यार ये चीजें तो होती हैं सर, आपने जो बोला वो सच ऐसे होता है। मैं लर्निंग थ्योरीज कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको लगेगा यार ये चीजें हमारे साथ भी ऐसे होती हैं, ये चीजें हमने ऐसे करते हैं। विकास जब पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो हमारी विशेषताओं की बात की जा रही है, तो आपकी पूरा लाइफ से रिलेवेंट है विषय, तो इसलिए ये लर्निंग के लिए अच्छा है। और पांचवा उपयोगिता, उपयोगिता तो बहुत ज्यादा है इसकी, थर्ड ग्रेड से लेके और आरएस मेंस तक हर जगह आता है।
तो ये पांचों बिंदु के आधार पर प्रश्न पूछेगा आपसे। आपको इतना ही समझना है, लंबाई कम है तो अधिगम अच्छा होगा, और लंबाई ज्यादा होगी कार्य की तो अधिगम कम होगा। कार्य की कठिनाई लेवल ज्यादा है तो अधिगम कम होगा, कार्य की कठिनाई लेवल कम है तो अधिगम अच्छा होगा। कार्य रोचक है तो अधिगम अच्छा होगा, कार्य रोचक नहीं तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। कार्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, समान है, तो अधिगम अच्छा होगा, और कार्य हमारे जीवन से नहीं जुड़ा हुआ तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। कार्य की यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है, मतलब हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, यदि हमें लगता है कि वो काम मेरे लिए बहुत जरूरी है तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे आप, अपने आप सीख जाओगे। जहां आपको लग गया ना सर मेरे को इस विषय को पढ़ना बहुत जरूरी है सर, मेरे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहां उपयोगिता जहां बढ़ जाएगी वहां अधिगम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? प्रश्न अभी तक आया नहीं है, बट इससे प्रश्न पूछ सकता है। कैसे कोई प्रश्न बना देगा, कोई कार्य अनुपयोगी है तो उसकी सीखने की दर होगी, ऐसा प्रश्न बना देगा। कम, अत्यधिक, सामान्य, बहुत कम हो जाएगा, ऐसा कोई प्रश्न बना सकता है। आपको समझ में आना चाहिए, तो लिख लो लंबाई आगे लिखा ना, कम होने पे अधिगम ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा होने पे अधिगम कम हो जाएगा। लंबाई या सीधे लिख लो, आपको याद तो रह जाएगा ये चीजें। लंबाई कम होने पे अधिगम अच्छा होता है, ज्यादा होने पे कम हो जाता है। लंबाई, कठिनाई में क्या लिख लोगे, ज्यादा कठिन होने पे अधिगम कम होता है, मतलब सरल होगा वो चीजें जल्दी याद होती हैं, सरलता अधिगम को बढ़ाती है। रोचकता, इंटरेस्टिंग, जो चीज जितनी इंटरेस्टिंग होगी अधिगम उतना अच्छा होगा। इंटरेस्ट जहां नहीं है वहां अधिगम खत्म हो जाता है। इसलिए लाइफ में हमेशा इंटरेस्ट होना चाहिए और हर चीज में रहना चाहिए। समानता का मतलब क्या है, आपके जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। जो कार्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, समान होता है, वो अधिगम अच्छा होता है वहां पे। उपयोगिता में क्या आएगा, भावी जीवन में कितना काम आएगा वो, या आपके आने वाले प्रतियोगिता में कितना काम आएगा, उसकी उपयोगिता पे भी लर्निंग डिपेंड करता है। तो लंबाई, कठिनाई, रोचकता, समानता, उपयोगिता, इसको लेकर कोई आपके दिल दिमाग में कुछ आया हो तो पूछ सकते हैं। कुछ आया क्या, बताओ देवियों, बोलो। लड़का का तो देखो हर चीज समझ में आ जाए, आगे तो मन दर में टेंशन को नहीं, आगे तो क्लास में पढ़ने बाद में एज इट इज हर चीज याद हो गया। आगे मेरा थारी टेंशन है, बताओ, मतलब आप बात झूठ बोल दी है ना रे? अरे जवानों सही कही गलत कही है बात, झूठ थी ना ये? हाँ यही तो हो गया ना, तो यार वातावरण 3 प्रकार का होता है, लिख लेना फिर समझा दूंगा मैं। चौथा बिंदु पढ़ रहे हैं अपन, वातावरण संबंधी कारक, कार्य संबंधी कारक के बाद। और वातावरण 3 प्रकार का होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चर, सांस्कृतिक। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, और तीसरा कौन सा होता है, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समझना, इस पे प्रश्न आया है अभी लास्ट रेट में भी, यहां से प्रश्न आया था। फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चर। भौतिक इन्वायरमेंट कैसे लर्निंग को प्रभावित करता है? भौतिक का मतलब समझते हो आप? भौतिक का मतलब है तापमान, जलवायु। अभी जो आपका इन्वायरमेंट शुरू हो रहा है वो बहुत बेहद शानदार होने वाला है। अक्टूबर आ गया है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, और हल्की हल्की ठंड का एहसास होगा इस बार, क्योंकि बारिश खूब हुई है। ये आपके लिए बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। आप ये मान के चलो कि फरवरी तक आप अपने सिलेबस का कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो। क्यों कर लोगे? क्योंकि एक तो थकान नहीं होगी, आप एनर्जी, आपका लेवल बहुत अच्छा रहेगा। सर्दी से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। जितना तापमान डाउन होता है आपका अधिगम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, याद रखना।
समझ में आ रही है जो बात बोलना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? यानी निम्न तापमान और ठंडी जलवायु अधिगम के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। और जितना तापमान बढ़ता जाएगा, जैसे आपने मई जून में अपना जो बैच चल रहा था, इससे पहले वाला बैच, उस उधर हॉल में अपन चला रहे थे, तो वो पढ़ा जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी में समझ में नहीं आया अपन पढ़ें तब, बट फिर भी दिक्कतें जरूर आई। मतलब थकान जल्दी हो जाती थी। आप जहां भी पढ़ रहे थे मई जून में, तो जल्दी थक जाते थे। 3-4 घंटे क्लास के बाद से लगता था पजल्ड हो रहे हैं। अब जैसे मौसम में ठंडा आएगा, आपकी लर्निंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। भौतिक में क्या आएगा? जलवायु और तापमान आएगा। यहां सिंपल सा प्रश्न बता दूं मैं आपको, क्या पूछ सकता है कि तापमान को लेकर पूछ लेगा कि जैसे निम्न तापमान में अधिगम की दर क्या होगी, उच्च तापमान में अधिगम की दर क्या होगी, ठंडी जलवायु में बच्चा जल्दी सीखता है, ये सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य है, या एकदम सत्य है, ऐसा कोई प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको इतना सा याद रखना कि भौतिक वातावरण में क्या आता है? तापमान आता है, जलवायु आती है, ठीक है ना। तो जलवायु यदि ठंडी होगी तो अधिगम अच्छा होगा, और तापमान निम्न होगा तो अधिगम अच्छा होगा। तो 2 बिंदु लिख लेना आप। निम्न तापमान और ठंडी जलवायु अधिगम को प्रभावित करती है। निम्न तापमान और ठंडी जलवायु, निम्न तापमान और ठंडी जलवायु अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। निम्न तापमान और ठंडी जलवायु अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। लिख लिया? आगे बात समझ में? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहे हो कि थारे? तो वो बहुत सिंपल सी बात, आप अपने ऊपर लेके देख सकते हैं। मॉर्निंग सेशन को सबसे बेस्ट क्यों माना गया है कि सुबह 4 से लेके 7 बजे के बीच में बच्चा यदि 3 घंटे पढ़ लेता है तो 3 घंटे 6 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि उस समय तापमान सबसे डाउन होता है। जितना सबसे निम्न तापमान होगा, वो आपके सुबह 3 से 2 बजे के बाद का जो तापमान है वो सबसे डाउन होता है 24 घंटे में। तो इसलिए वो लर्निंग कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। और दूसरा रीजन होता है कि अपने उस समय फ्रेश भी होता है, ठीक है ना, कि अपने दिमाग में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस नहीं होती हैं। या आप मान के चलिए आप एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये भी माना गया ठंडा इन्वायरमेंट यदि है तो आप थकोगे नहीं। और यही मान लीजिए अपनी क्लास जो वो केवल फैन में लगा रहे हैं, एसी वैसी नहीं चल रही हैं, तो आप जल्दी परेशान हो जाओगे, जल्दी पजल्ड हो जाओगे। आपको लगे यार बहुत थकान हो रही है। कई बैचेज में बच्चे 1000-1000, 1200 बच्चे होते हैं। वहाँ आपको लगा होगा कि घंटे 1.5 घंटे क्लास में आपको लगने लग जाता है भाई मार दिया रहे, ठीक है। इतने परेशान हो जाते हैं अपन। तो वो उसकी इम्यूनिटी जो होती है ना, उससे वो आपके अधिगम पावर को खत्म करती है। तो ये तापमान जलवायु लिख लेना। इसमें सामाजिक वातावरण, इसमें सीधा प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक कारक कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे रीट 2022 में प्रश्न आया था कि विद्यालय कौन से प्रकार का कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला। तो विद्यालय की बात करें, परिवार की बात करें और समूह की बात करें, परिवार, विद्यालय और समूह, ये तीनों कारक कौन से कारक में होते हैं? सोशल होते हैं। तो लिख लेना विद्यालय, ये आया हुआ प्रश्न है विद्यालय वाला, परिवार और समूह है। ये तीनों कौन से कारक होते हैं? ये सामाजिक सोशल फैक्टर होता है। परिवार, विद्यालय और समूह, ये कौन से कारक हैं? सामाजिक कारक। प्रभावित करेंगे क्या? विद्यालय प्रभावित करता है क्या? भाई वही चीज है, विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, तो अधिगम अच्छा होगा। विद्यालय वही प्रभुत्ववादी है जहां बच्चे को बांध के रखा जाता है। जितनी कम स्वतंत्रता होगी, लर्निंग उतना ही कमजोर होता है। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो आप बच्चे को कहते हो कि तुम्हें 4 घंटे नीचे नहीं आना है, 4 घंटे पढ़ना है, नीचे आगो तो मैं तन कूट के रहूंगी बेटा, बस यहीं वो लर्निंग खत्म हो जाएगा। उसको स्वतंत्रता दो बेटा, पढ़ ले तो तेरे हिसाब से। जब उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उसको पढ़ने मत दो। आपको ही मैं कह रहा हूं, जब मन नहीं कर रहा ना तो दूसरा काम कर लो, एक बार रिलैक्स होके आ जाओगे। बाध्यता जहां होगी ना वहां अधिगम समाप्त हो जाएगा। तो वही विद्यालय पे बात है, वही परिवार पे बात है। जितना फ्रीडम है आप पे, और जो ये बच्चे निडर बनते हैं ना, उनके पीछे रीजन है परिवार का सपोर्ट, पॉजिटिवली कि कोई बात नहीं, आप तो तैयारी करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अपने पेरेंट्स से बोल देते हैं कि नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अलग हो जाता है। और जकान घर का कहते नहीं कि जे नहीं हो ना, तो देख लीजिए फिर ये प्रॉब्लम है। वो डर पैदा कर देता है कि मेरा नहीं हुआ तो, यार ये कोई बात थोड़ी होती है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या है। ऐसे पेरेंट्स मिलते बहुत कम है, और यदि ऐसे पेरेंट्स हैं आपके पास
तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। याद रखें, जो आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा तू तैयारी कर, तुम्हें जो चाहिए वो लो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन खुल जाएंगे। वहां निर्दयता का बढ़ जाना मतलब वो तुम्हारे सिलेक्शन को सुनिश्चित कर देता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर डाल रखा है कि देख लेना, नहीं है तो देख लीजिए, वो गलत है। वो आपको अंदर से परेशान कर देता है, फिर आप अंदर से डरने लग जाते हो, और डर मैंने कहा खत्म कर देता। परिवार, विद्यालय और समूह। समूह का मतलब यहां पे वही पॉजिटिव दोस्त होने चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बोली थी फर्स्ट डे क्लास में कि आप जयपुर में मेरी क्लास ज्वाइन करो या ना करो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक काम जरूर करना, या तो दोस्त बनाना मत, जयपुर में मत बनाना, कोई जरूरी नहीं है। बनाओ तो ऐसी फ्रेंड बनाना जो सच में पॉजिटिव हो, जो हमेशा सपोर्ट करती हो, जो हमेशा कहती है यार कर लेंगे ना अपन दोनों मिलके। इतना हेल्दी इन्वायरमेंट जहां होगा ना, दोस्त ऐसे होंगे ना आपके, एक पूरे दिन रोनो रोबो करे, या तो बिन उठा के फेंक दी जो नहीं थे चल जा जो नहीं, वो आपकी मूल प्रवृत्ति भी रोना ही बनेगी, देख लेना चाहिए, ऑटोमेटिकली दुख आने लग जाएंगे। समूह हमेशा अच्छा बनाओ जहां बहुत पॉजिटिविटी हो, जो सच में आपको भी आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, खुद भी बहुत मेहनती हो, मतलब अच्छा हो, मतलब रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। सांस्कृतिक वातावरण अधिगम को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे, बताएं। सांस्कृतिक वातावरण में क्या आएगा? रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब आएंगी। एक प्रश्न आया था रिट में, प्रोग्रेसिव परिवारों के बच्चों में अधिगम ज्यादा अच्छा होता है। प्रोग्रेसिव परिवार समझ रहे हो, जहां रूढ़िवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था, इससे पहला दो शाम को चल रहा है, इससे पहले एक बैच और था, वो बच्चा शायद आता नहीं है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, मैंने उदाहरण दिया होगा, 12th में मेरिट में आया बच्चा है, अच्छा बच्चा था, जिंदगी बर्बाद कर दी कुछ लोगों ने उसके। किसी को दिखाया और दिखाने के बाद बोले कि इसके राजयोग ही नहीं है। बस वो लड़का मेरे से मिला यार, मेरे को लगा उस लड़के में सच में टैलेंट, लड़के में लड़की की अचीवमेंट्स खत्म हो गई, उसके एमए का रिजल्ट बहुत खराब, ठीक है ना। उसने 3-4 एग्जाम्स का मेरे को उदाहरण दिया कि वो बात सुनने के बाद मतलब दिमाग में धारणा जब बन जाती है ना, फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। यदि मैंने उसको बताया, मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरी हस्तरेखा को देख के एक व्यक्ति ने कहा था, जो बहुत बड़ा विद्वान था, कि नहीं आपके राजयोग, प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रगल करना लिखा है, और मैंने गलत साबित किया उस चीज को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, बट कई बार अपने को लगता है यार सच में नहीं है क्या राजयोग। इसलिए कभी भी लाइफ में जहां तक वो दिखाना नहीं चाहिए, कभी नहीं दिखाना चाहिए। अगले सन की होते हैं लोग, सच में सन के होते हैं, कौन नहीं तेरे राजयोग वाले, उसको इतने बोलते हुए लगा तेरे राजयोग नहीं है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट खत्म हो जाएगी उस टाइम। रूढ़िवाद जहां है, अंधविश्वास जहां है, भाग्यवाद जहां है, वहां लर्निंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, आपकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगेगा यार जब किस्मत में लिखा ही नहीं है तो मैं मेहनत भी कर लूंगा तो क्या है, और किस्मत में जिसके लिखा हो तो बिना मेहनत के भी लग जाएगा। दोनों धारणाएं क्या है, खतरनाक है। समझ रहे हो आप, दोनों ही कंप्लीटली क्या है, गलत धारणाएं हैं। ठीक है, क्योंकि गीता कहती है पुरुषार्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो श्री कृष्ण कहते हैं भाग्यवाद है, लेकिन पुरुषार्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूं कि जहां रूढ़िवाद, भाग्यवाद और जहां किस्मत का रोना लोग रोते हैं, वहां जिंदगी में उपलब्धियां प्राप्त नहीं होते। तो इसमें लिखा ना, रूढ़ियां, रीति रिवाज और परंपराएं आती हैं। रूढ़ियां, रीति रिवाज और परंपराएं किस में आती हैं? सांस्कृतिक वातावरण। दिक्कत आ रही है? अच्छा, अभी तो खत्म कर रहे हैं तो क्लास, ये रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या अभी? अच्छा ठीक है। एक अंतिम बिंदु लिख लेना, संगठन संबंधी कारक, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। संगठन संबंधी कारक, ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बट फिर भी हल्का सा देख लेना इसको। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, संगठन संबंधी कारक कौन से होते हैं? संगठन संबंधी कारक, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। देखो संगठन संबंधी कारक बता देता हूं सिंपल सा। आपकी कक्षा का डिसिप्लिन प्रभावित करेगा। 18 में से कुछ टाबर बार बार बोल रहे हैं, बीच में बात करें, अनुशासनहीनता करें, तो अधिगम खराब हो जाएगा। टाइम टेबल समय सारणी प्रभावित करती है। आपके और मेरे बीच रिलेशनशिप, मतलब आप मेरे से पॉजिटिविटी लेते हैं, मुझे आपको मेरे से अच्छा लगता है, मुझे आपसे अच्छा लगता है, तो वहां अधिगम अच्छा होगा।
समझ गए? मैं आपको कितना मोटिवेट करता हूं, पूर्ण बलन देता हूं, गाइडेंस देता हूं, वो प्लस यहां की सुविधाएं, जैसे मान लो एसी चल रही है, बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बोर्ड वगैरह दोनों तरफ लगे हैं, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था है, ये सब चीजें किस में आती हैं? ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में। तो लिख लो हल्का सा, संगठन संबंधी कारक में अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन, संगठन संबंधी कारक में क्या आता है? अनुशासन, दूसरा समय सारणी, टाइम टेबल, अनुशासन, समय सारणी, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध, शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध, पुनर्बलन, कितना मोटिवेट करता है वो व्यक्ति जो भी पढ़ा रहा है, पुनर्बलन, निर्देशन परामर्श, गाइडेंस कितनी दी जाती है आपको, निर्देशन परामर्श, भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, बहुत सिंपल से कारक हैं। संगठन संबंधी कारक का मतलब है डिसिप्लिन यदि अच्छा होगा तो अधिगम ऑटोमेटिकली क्या होगा? अच्छा होगा। टाइम टेबल, समय सारणी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बहुत फिक्स है, आपके और टीचर के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको उनसे पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। टीचर जो है वो पुनर्बलन बहुत ज्यादा देता है, मोटिवेट आपको करता है, प्लस यहाँ की जो भी पानी पीने की, बैठने की व्यवस्थाएं जितनी हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं, इनसे भी अधिगम क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तिगत कारक थे। कल की जो क्लास होगी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत। तो कल अपन मिलेंगे नए बिंदु के साथ।